भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर था, एक ऐसा राजवंश जिसने कामयाबी की बुलंदियों को भी छुआ और तबाही की गहराइयों को भी देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुगलक राजवंश की, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी कहानी विरोधाभासों से भरी पड़ी है। सोचिए जरा, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक ऐसा राजवंश जिसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया, आखिर में उसी की राजधानी पूरी तरह से तबाह हो गई। सवाल तो यही है कि एक सल्तनत अपने शिखर से सीधे जमीन पर कैसे आ गिरी। तो चलिए आज इसी नाटकीय कहानी की परतें खोलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1320 में। गियासुद्दीन तुगलक ने राजवंश की नींव रखी। फिर 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का दौर आया और 1351 में फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। लेकिन देखिए, महज 80 साल के अंदर ही 1398 में तैमूर का वो भयानक आक्रमण हुआ जो इस सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। बस इतनी सी कहानी, अर्श से फर्श तक की। तो हुआ यूं कि खिलजी राजवंश का पतन हो चुका था और दिल्ली की सत्ता में एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम सा बन गया था। इसी उथल-पुथल और अराजकता के बीच पंजाब के गवर्नर गाजी मलिक ने मौके का फायदा उठाया। उसने दिल्ली पर कब्जा किया और गियासुद्दीन तुगलक का नाम अपनाकर एक नए वंश की, तुगलक वंश की नींव रखी। अब देखिए, गद्दी पर बैठते ही गियासुद्दीन ने वही किया जो कोई भी नया शासक करता है, अपनी पकड़ मजबूत करना। तो उसने अपने वफादारों को इनाम दिए, दुश्मनों को सजा दी और हाँ, सल्तनत का खजाना भरने के लिए उसने हिंदुओं पर लगने वाले टैक्स भी बढ़ा दिए। लेकिन गियासुद्दीन का राज ज्यादा लंबा नहीं चला। वो बंगाल जीत कर लौट रहा था और उसके स्वागत के लिए एक बड़ा सा लकड़ी का मंडप बनाया गया था जिसे कुश्क कहते थे। और फिर अचानक वो मंडप ढह गया और उसी में दबकर गियासुद्दीन की मौत हो गई। अब कहने को तो ये एक हादसा था, पर कई इतिहासकार मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये उसके ही बेटे जौना खान, यानी जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बना, उसकी एक सोची समझी साजिश थी। और अब कहानी में एंट्री होती है तुगलक वंश के सबसे मशहूर, सबसे पढ़े लिखे और सबसे ज्यादा विवादास्पद किरदार की। नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जिसके दिमाग में ब्रिलियंट आइडियाज आते थे, लेकिन उनका अंजाम हमेशा तबाही होता था। मोहम्मद बिन तुगलक का किरदार समझना बड़ा मुश्किल है। वो एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ वो कुरान, कविता, कानून का इतना बड़ा विद्वान था कि बड़े बड़े ज्ञानी उसके सामने पानी भरते थे, और दूसरी तरफ वो इतना बेरहम और क्रूर तानाशाह था कि जरा सी गलती पर भी ऐसी भयानक सजा देता था कि रूह कांप जाए। और यही दोहरी शख्सियत उसके 26 साल लंबे शासन की पहचान बनी रही। उसके शासनकाल को अक्सर उसके 3 बड़े और पूरी तरह से विनाशकारी प्रयोगों के लिए याद किया जाता है। पहला, राजधानी बदलने का फैसला। उसने हुक्म दिया कि दिल्ली की पूरी मुस्लिम आबादी 1100 किलोमीटर दूर दौलताबाद चलेगी। जबरदस्ती इस सफर में हजारों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी। चांदी की कमी हुई तो उसने तांबे के सिक्के चला दिए। आइडिया बुरा नहीं था, पर नतीजा ये हुआ कि हर घर में टकसाल खुल गई। लोगों ने इतने नकली सिक्के बनाए कि पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। और तीसरा, बड़ी बड़ी सेनाएं बनाकर दूसरे देशों को जीतने के ख्वाब जो कभी पूरे ही नहीं हुए। इस बात का अंदाजा लगाइए, 3 लाख से ज्यादा घुड़सवारों की फौज खड़ी की गई खुरासान पर हमले के लिए। पूरे 1 साल तक उन्हें खिलाया पिलाया तैयार रखा गया। और फिर प्लान कैंसिल हो गया और इन सैनिकों को बिना तनख्वाह दिए घर भेज दिया गया। नतीजा क्या हुआ होगा? जाहिर है, सल्तनत का खजाना पूरी तरह खाली हो गया। अब सुल्तान की इस क्रूरता के किस्से सिर्फ कहानियां नहीं हैं, हमारे पास एक चश्मदीद गवाह भी है। मोरक्को का मशहूर यात्री इब्न बतूता। वो कई साल तक मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी यानी जज बनकर रहा, और उसने जो देखा वो सब अपनी किताब में लिख दिया। इब्न बतूता ने जो लिखा उसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लिखता है, एक हफ्ता भी ऐसा नहीं जाता था जब बहुत से मुसलमानों का खून न बहाया जाता हो। सुल्तान खून बहाने के लिए हर दम तैयार रहता था। सोचिए, वो कहता है कि सुल्तान के महल के दरवाजे पर हमेशा कोई ना कोई लाश पड़ी ही रहती थी। और सजा देने के तरीके वो तो और भी खौफनाक थे। लोगों को बीच से आरी से कटवा देना, जिंदा खाल खिंचवा देना, सरेआम सर कलम करना, और तो और हाथियों से कुचलवाना, वो भी ऐसे हाथी जिनकी सूंड पर तलवारें बंधी होती थीं। जरा सोचिए, उस सल्तनत में डर का आलम क्या रहा होगा। खैर, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद गद्दी पर बैठा उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक।
और उसे विरासत में क्या मिला? एक टूटा फूटा, कंगाल और बगावत करता हुआ साम्राज्य। इसे संभालना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिरोज शाह भी अपने तरीके से एक विरोधाभासी शासक था। एक तरफ उसने मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने की क्रूर सजाओं पर रोक लगा दी। उसने नहरें, मस्जिदें, स्कूल बहुत कुछ बनवाया। उसे एक नर्म दिल शासक के तौर पर देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ वो धार्मिक मामलों में बहुत कट्टर था। उसने पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगाया और शरिया कानून को इतनी सख्ती से लागू किया कि शियाओं और हिंदुओं पर काफी जुल्म हुए। फिरोज शाह ने कोशिश तो बहुत की, कुछ हद तक वो सल्तनत में स्थिरता ले भी आया, लेकिन नींव इतनी खोखली हो चुकी थी कि पतन को रोकना नामुमकिन था। और जैसे ही उसकी मौत हुई, उसके उत्तराधिकारियों यानी बेटों और पोतों में गद्दी के लिए भयानक लड़ाई शुरू हो गई। एक ऐसा गृह युद्ध जिसने सल्तनत की बची खुची ताकत को भी चूस लिया। अब घर की लड़ाई में सल्तनत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो बाहरी हमलावरों के लिए खुला मैदान बन गई थी। और फिर उत्तर से एक ऐसा खूनी तूफान उठा जिसने रास्ते में आई हर चीज को तबाह कर दिया। ये तूफान था तैमूर। इस बिखराव को यहाँ देखिए। 1335 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये साम्राज्य अपने शिखर पर था। लगभग पूरे भारत पर इसका कब्जा था। और फिर सिर्फ 60-70 साल बाद 1398 में तैमूर के आने तक ये सल्तनत सिमटकर सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के कुछ इलाकों तक रह गई थी। ये पतन की बिल्कुल आखिरी स्टेज थी। और 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने शहर को सिर्फ लूटा नहीं, बल्कि 1 लाख से ज्यादा कैदियों को बेरहमी से कत्ल करने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कों पर लाशों के पहाड़ लग गए थे। बस इस एक हमले ने तुगलक राजवंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो आखिर में तुगलक राजवंश की इस कहानी को कैसे देखा जाए? क्या ये बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की कहानी है, या फिर ये एक चेतावनी है कि जब ताकत और घमंड हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है? शायद जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। और यही बात इस राजवंश की कहानी को आज भी सोचने पर मजबूर करती है।